लेट्स अस कम डाउन टू द बिग गन्स। मैं बात कर रही हूँ शुएब मलिक की एंड हफीज़ की। अब बातें ये हो रही हैं कि दोनों में से एक को खिलाओ, देन हु वुड यू प्रेफर? समवन हु प्लेज एन एंकर रोल, समवन हु कैन बोल एज वेल। तो ये एक चीज़ है। एंड देन अगेन द एज फैक्टर आलिया, नेक्स्ट ईयर आई थिंक बोथ ऑफ देम आर गोना बी इन देयर 40s, सो डू यू वांट देम टू बी इन योर गेम प्लान और नॉट? देखिए, मसला ये है फातिमा कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ज़ाहिर है जो अपने तौर पे सोचती होगी वो बेहतर ही सोचती होगी, क्योंकि पॉइंट ये है कि अपनी जॉब को स्टेक पे लगा के कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं करेंगे जिससे कि वो हार सकें, क्योंकि ज़ाहिर है कि शिकस्त की वजह से ऑलरेडी हम टेस्ट मैचेस में हारे हुए हैं। उसकी वजह से एक प्रेशर तो है कि आप कम से कम T20 तो जीतें। ये जहन में रखना होगा कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ 15 में से सिर्फ 4 मैचेस जीता है T20 के। तो पिछली जो 4 सीरीज है उसमें से 3 सीरीज पाकिस्तान हारा है। T20 की बात कर रही हूँ, एक ड्रॉ हुई थी। मगर दूसरी तरफ जब हम देखते हैं ना, तो आप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है। वो एक थिंक टैंक होता है वो जो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, सही और बर वक्त इस्तेमाल करता है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एज के हम क्वेश्चन कर दें तो फिर उस हिसाब से तो जिमी एंडरसन को भी नहीं खेलना चाहिए और बेशुमार लोग हैं। लेकिन जब हम प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्या बटलर ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी कि नहीं खेली थी, तो उनको क्यों उन्होंने बिठा दिया और बेयर स्ट्रो को क्यों खिला रहे हैं। अभी सरफराज और रिजवान की बात हो रही है। मैं समझती हूँ कि अगर ज़रा सी भी ये चीज़ हो कि टीमें कैसे बनती हैं या लॉन्ग टर्म पे आप कैसे सोचते हैं, तो आपको 100% सरफराज को ये खिलाना चाहिए था, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर है, 126 है, उससे प्लस है, और कैचेस भी उन्होंने 35 लिए हुए हैं 58 मैचेस में। एवरेज भी उनकी 28 है। रिजवान अभी नए आए हैं, उन्होंने 18 मैचेस में उनकी सिर्फ 16.81 समथिंग की एवरेज है। और देखिए, आपके पास जब 2 बेहतर प्लेयर्स ऑप्शन मौजूद हैं तो भाई आप एक को टेस्ट मैच और वनडे के लिए रखें, सरफराज को तो 100% आपको T20 में रखना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती कि जी वो अभी चूंकि फॉर्म में थे और मैन ऑफ द सीरीज ले लिया था। मैं अपने आर्गुमेंट में आपसे पूछ रही हूँ कि क्या बटलर ने मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेले इंग्लैंड के लिए? तो आप जब लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना, जब थिंक टैंक बन के सोचते हैं, जब आप कहते हैं कि हमने अपनी टीम को आगे लेके जाना है, वर्ल्ड कप आ रहा है, ये सारे जो सवाल आप अभी पूछ रही हैं हफीज मलिक के हवाले से, आप जहन में उनको रख के सोचिए कि आपने किस तरह लेके चलना है, किन को खिलाना है। इसलिए हैदर का, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी था है खुशदिल शाह को और इनको आजमाना कि क्वालिटी टीम्स हैं। अभी आप जिम्बाब्वे के खिलाफ होम ग्राउंड पे खिलाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि चैलेंजिंग कंडीशन में जाते हैं आपके यंगस्टर, तो क्या वहाँ पे फेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 8वें नंबर तक तो आपकी बैटिंग है भाई नीचे, ठीक है, इमाद, वसीम, शादाब तक आपके ओपनर्स हैं। तो इसमें तो ये रिस्क फैक्टर ही नहीं था कि बैटिंग का कोई इशू होगा। तो अगर आप एक प्लेयर को बीच में रोटेशन पे खिला लें, अगर एक मैच में हफीज को खिलाएं, दूसरे में मलिक को खिला लें, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस्ड है ना। लेकिन जिनको आपने ट्राई करना है एक एलियन कंडीशंस में, एक प्रेशर में, अच्छी टीम के खिलाफ, उनको चांस देना जरूरी बनता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये जो प्लानिंग है उसका फुकदान हमें नजर आ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म पे सोचना पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा अपने जहन को खोलें, थोड़ा सा ब्रॉडर करें, और जिस तरह कौमें बनती हैं कुछ फैसले लेने से, इसी तरह टीमें बनती हैं कुछ फैसले करने से। मिसबा की जो प्लानिंग है इस पर हम लोग बात करें अबाउट हफीज एंड मलिक, एंड आई थिंक आलिया ने बड़ा अच्छा रेस किया पॉइंट कि आप रोटेशन में खिला लो, दोनों को बेशक साथ नहीं खिलाओ, क्योंकि हम जो एक्सप्लोसिवनेस मांग रहे हैं आई थिंक वो हैदर अली ला सकते हैं ऑन द टेबल। हमने देखा है उनको PSL में, अंडर 19 में, सो विल गुड टू सी कि भाई व्हाट इज ही केपेबल ऑफ, और इंग्लैंड की पिच में किस तरह खेलेंगे। फातिमा, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का ये आप अलमिया कह सकते हैं कि जिसको हमने देखा नहीं होता उसको हम कहते हैं कि इसको खिला के हीरो बना दो, और जिसको हमने देखा होता है उसको हम कहते हैं कि इसको आंखों से ओझल कर दिया जाए। हफीज और मलिक की जहाँ तक बात है, 2 मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं ये, और अभी जो लास्ट गवर्निंग बोर्ड का इजलास टेलीफोन एक कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ था, उसके जो मिनट्स हैं उसमें मिसबाउल हक और बाबर आजम जो थे वो इस बात पर इंसिस्ट कर रहे थे, और अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने दबाव डाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कि जी हमें तो हफीज और मलिक चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो टीम की कारकर्दगी रही, श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में जो टीम की कारकर्दगी रही, उसके बाद आप नाकामियों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अब अगर इस टीम को देखा जाए जो कि पहले 1 नंबर पर हुआ करती थी, इस वक्त 4थे नंबर पर मौजूद है, तो आपको इस वक्त जीत की अशद जरूरत है, एक नए कप्तान के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है, और जब आपकी टीम सेटल हो जाए तो फिर आप टीम में तब्दीलियां कर सकते हैं। आप हफीज को लेकर और शोएब मलिक को लेकर
इतना बवाल डाल रहे हैं। व्हाट अबाउट फखर जमान, उनकी कारकर्दगी क्या है? अगर आपने खिलाना ही है तो फिर आप उनकी जगह मौका दे सकते हैं। फिर अगर आप इफ्तिखार को बाहर बैठाने की बात करते हैं तो इफ्तिखार ने ऑस्ट्रेलिया में 2 निक सेंचुरी स्कोर किए। इस तरह टीमें बनती नहीं है फातिमा कभी भी, अपनी पसंद के ऊपर कि इस खिलाड़ी को रख लो, इस खिलाड़ी को टीम में शामिल ना करो। अगर आप हैदर अली की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज की शुरुआत से पहले एक माहौल क्रिएट कर दिया कि जी हैदर अली इतने अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो जो थे वो रोहेल नजीर के साथ पाकिस्तान टीम की उम्मीदों का महवर थे। साउथ अफ्रीका में उनकी परफॉर्मेंस वहां पर आप उठाकर देख लें। तो बात दरअसल ये है कि आप किसी खिलाड़ी को अगर मौका देते हैं तो उसको सही तरीके से, सही अंदाज में, बेहतर तरीके से टीम में खिलाने की जरूरत है। अभी आप खुशदिल शाह की बात कर लें, आप उनको ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, उनकी टीम में जगह नहीं बन रही, तो अभी एक खुशदिल शाह की टीम में जगह नहीं बनी तो हैदर अली को आप कैसे इस टीम में खिला सकते हैं? हफीज और मलिक डेफिनेटली अब उनका ये आखिरी टाइम है, उनको जितना आप उनसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं उनको खिला सकते हैं। इस वक्त टीम को कॉम्बिनेशन बनाने की और जीत की अशद जरूरत है।